पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य की स्थापना रक्तपात और लौह शक्ति की नीति से हुई थी, और इसी नीति का पालन करते हुए इसे कायम रखा जा सकता था। लेकिन अशोक ने सभी युद्धों से परहेज करके और आक्रामक साम्राज्यवादी नीति को त्याग कर साम्राज्य की नींव को ही कमजोर कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद सभी सैन्य गतिविधियों के अभाव और सम्राट द्वारा स्वयं अहिंसा के महान गुण का निरंतर उपदेश देने का प्रभाव न केवल राज्य के सैन्य संगठन पर बल्कि आम जनता के युद्ध कौशल पर भी स्थायी रूप से पड़ा। सैनिकों ने अपना कौशल और अनुशासन खो दिया और भारतीय आम तौर पर युद्ध से विमुख हो गए। यही कारण है कि मौर्य सेना, जिसने सेल्यूकस के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था, कम शक्तिशाली बैक्ट्रियन यूनानियों के विरुद्ध असफल हो गई। बैक्टीरिया का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय। सेल्यूकस और उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक पूरे पश्चिमी एशिया पर शासन किया। लगभग 250 ईसा पूर्व इस विशाल साम्राज्य के दो प्रांत, बैक्ट्रिया और पार्थिया, ने सेल्यूसिड राजवंश के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 208 ईसा पूर्व में सीरिया के सेल्यूसिड शासक एंटियोकस तृतीय ने इन प्रांतों की स्वतंत्रता को मान्यता दी। उन्होंने न केवल बैक्ट्रिया के तत्कालीन शासक यूथिडेमस को राजा की उपाधि प्रदान की, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह अपने पुत्र डेमेट्रियस से कर दिया। लगभग 179 ईसा पूर्व में यूथिडेमस की मृत्यु के बाद डेमेट्रियस सिंहासन पर आसीन हुए, और कहा जाता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण का नेतृत्व किया। पाटलिपुत्र पर बैक्ट्रियन आक्रमण के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि पाटलिपुत्र की घेराबंदी का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था और उसकी सेनाओं को राजकुमार वसुमित्र ने पराजित किया था। लेकिन डब्ल्यू टान पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने वाली यवन सेनाओं के नेता के रूप में मेनेंडर को अधिक महत्व देते प्रतीत होते हैं। NNG होश के अनुसार 2 अलग-अलग यवन नेताओं के अधीन 2 यवन युद्ध हुए थे। पहला युद्ध पाटलिपुत्र की घेराबंदी थी और यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। यवन आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल करने वाला शासक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने बाद में अश्वमेध यज्ञ किया। दूसरा यवन आक्रमण मेनेंडर या उसके किसी सेनापति के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा युद्ध पाटलिपुत्र की घेराबंदी का नेतृत्व में हुआ था और सिंधु नदी के निकट एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने शाही सेना का नेतृत्व किया था। संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्र में बताया गया है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ मना रहे थे और सिंधु नदी के तट पर एक भयंकर युद्ध के बाद वसुमित्र ने यवनों से यज्ञ के अश्व को बचाया था। लेकिन एक नारायण और बुद्ध प्रकाश जैसे विद्वान बृहद्रथ या पुष्यमित्र शुंग के समय में डेमेट्रियस के नेतृत्व में किसी भी यूनानी आक्रमण का खंडन करते हैं। मगध के विरुद्ध 2 तरफा हमला। डेमेट्रियस के आक्रमण के समय मौर्य वंश में 2 राजा थे, साकेत से बृहद्रथ और पाटलिपुत्र से शालिशुक। डेमेट्रियस का भारत पर आक्रमण 2 दिशाओं से था, एक पानीपत से और दूसरा कच्छ से। उसका दोहरा उद्देश्य था पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने से पहले साकेत और विदिशा, इन 2 भारतीय गढ़ों को पराजित करने के बाद डेमेट्रियस साकेत की ओर बढ़ा, जबकि उसके भाई अपोलोडोटस ने विदिशा के विरुद्ध दूसरा अभियान चलाया, जिस पर पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र का शासन था। सिंध से शुरू होकर अपोलोडोटस दक्षिण की ओर ब्रोच तक बढ़ा और चित्तौड़ के पास स्थित मध्यमिका नगरी के किलेबंद शहर को घेर लिया। अग्निमित्र ने मध्यमिका की रक्षा का सुदृढ़ीकरण किया और अपोलोडोटस को पीछे हटना पड़ा। इस बीच लंबे समय तक घेराबंदी के बाद भी डेमेट्रियस साकेत पर कब्जा नहीं कर सका। इस शहर पर
और समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसने पाटलिपुत्र पर कब्जा करने का निर्णय लिया। इसी मोड़ पर मौर्य खेमे में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। बृहद्रथ की हत्या। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र, जो संभवतः अधिक साहसी नीति के समर्थक थे, साकेत से निकलकर मथुरा पर आक्रमण करना चाहते थे, जिससे डेमेट्रियस की संचार व्यवस्था बाधित हो जाती। बृहद्रथ को संभवतः यह नीति पसंद नहीं आई और उन्होंने राजधानी पर अपना अधिकार बनाए रखना बेहतर समझा। घिरे हुए शहर में राजा की इस कायरता और दुर्भावना को देखकर असंतोष का माहौल था। पुष्यमित्र शुंग ने जनभावना को भांप लिया। बृहद्रथ को एक भव्य सैन्य परेड में आमंत्रित किया गया और वहां शाही सेनाओं के समक्ष पुष्यमित्र शुंग ने उनका सिर काट डाला। पुष्यमित्र शुंग की कार्रवाई को जन समर्थन प्राप्त था। पुष्यमित्र शुंग के इस कृत्य की आलोचना राजा के प्रति विश्वासघात के रूप में की गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि बृहद्रथ राजा के रूप में अपने कर्तव्य में विफल रहे और उन्होंने अपने सेनापति द्वारा प्रजा को बचाने के प्रयासों में भी बाधा डाली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी प्रजा की वफादारी खो दी। पुष्यमित्र शुंग के इस कृत्य के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। 2 अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बावजूद वे सेनापति की साधारण उपाधि से ही संतुष्ट थे और उन्होंने कभी कोई शाही उपाधि धारण नहीं की। यह तथ्य कि उन्होंने राजा का सिर उनकी एकत्रित सेनाओं के सामने काट डाला, यह सिद्ध करता है भारत के शासक के सामने 2 अश्वमेध यज्ञ करके उनकी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। जनभावना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदियों बाद महान नाटककार कालिदास ने अपने नाटक में पुष्यमित्र शुंग के परिवार के सदस्यों के जीवन का वर्णन किया। पुष्यमित्र शुंग सिंहासन पर बैठा। पुष्यमित्र शुंग की उत्पत्ति अस्पष्ट है। वह अवंती क्षेत्र के वास्तविक शासक थे और मौर्य साम्राज्य के सेनापति भी थे। ऊर्जावान और उद्यमशील होने के कारण उन्होंने सेना का विश्वास हासिल कर लिया था और पुष्यमानव नामक अपनी स्वयं की सेना भी बना रखी थी। बृहद्रथ को पराजित करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने यवन संचार मार्गों पर एक निरंतर अभियान शुरू किया और जल्द ही मथुरा में उनके आधार के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। पाटलिपुत्र के द्वारों पर आक्रमण कर रहे डेमेट्रियस को पीछे हटना पड़ा और पुष्यमित्र शुंग ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण कर लिया। पाटलिपुत्र में शासन कर रहे शालिशुक की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। उनका पूरा राज्य पुष्यमित्र शुंग को मिल गया। भारतीय क्षेत्र से यवनों को खदेड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुष्यमित्र शुंग ने जालंधर, शकाला और सिंधु नदी तक तरक्की की और ऐसा लगता है कि डेमेट्रियस एक के बाद एक युद्ध हारता गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। क्या उसने यूक्रेटाइड्स को विद्रोह के लिए उकसाया था? भारत में डेमेट्रियस की पराजय की खबर बैक्ट्रिया तक पहुंच गई होगी और यूक्रेटाइड्स नामक एक महत्वाकांक्षी साहसी ने बैक्ट्रिया में सत्ता हथिया ली। यह संभव है कि यूक्रेटाइड्स या उसके किसी प्रतिनिधि की मुलाकात तक्षशिला के पास पुष्यमित्र शुंग से हुई हो और उन्होंने उसके साथ मिलकर तख्तापलट की योजना बनाई हो। इसके परिणाम स्वरूप यूथेडेमस वंश का क्षेत्र सिकुड़कर सिंधु सौवीरा, आधुनिक सिंध और संभवतः अफगानिस्तान के एक छोटे से हिस्से तक सीमित हो गया। इस सफलता के बाद पुष्यमित्र शुंग ने कानून के शासन की वापसी का ऐलान करने के लिए अपना पहला अश्वमेध यज्ञ किया। पंजाब की विजय। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर वीरसेना का शासन था, जबकि साम्राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भाग संप्रति के अधीन आ गए। वीरसेना के बाद उनके उत्तराधिकारी सुभागसेना थे, जिनसे सेल्यूसिड सम्राट एंटियोकस तृतीय ने अपनी मित्रता पुनः स्थापित की। सत्ता में आने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने
उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली, जो सुभाग सेना के राज्य का हिस्सा था। वहां से पुष्यमित्र शुंग की सेनाएं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ी ताकि सीमाओं पर मंडरा रहे यवनों के खतरे को रोका जा सके। 150 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अपना दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया और संभवतः अपने पोते वसुमित्र के साथ अश्व को जानबूझकर पूर्वी गांधार में भेजा ताकि अपोलोडोटस, डेमेट्रियस का भाई, जिसने उनका उत्तराधिकारी बनाया था, को चुनौती दी जा सके, जिसने शुंग क्षेत्र पर आक्रमण किया था और संभवतः तक्षशिला पर कब्जा कर लिया था। सिंधु नदी के किनारे हुए युद्ध में अपोलोडोटस मारा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र शुंग वंश की नींव विदर्भ या बरार में एक नए राज्य की स्थापना के लगभग साथ ही रखी गई थी। विदर्भ के राजा यज्ञसेन थे, जिन्हें बृहद्रथ मौर्य के मौर्य मंत्री का रिश्तेदार बताया जाता है। जब पुष्यमित्र शुंग ने तख्तापलट किया तो विदर्भ के वायसराय यज्ञसेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यज्ञसेन के चचेरे भाई माधव सेन, जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे, ने अग्निमित्र की सहायता से विदर्भ को 2 राज्यों में विभाजित करवा दिया, जिन पर क्रमशः यज्ञसेन और माधव सेन का शासन था। दोनों ने पुष्यमित्र शुंग वंश की संप्रभुता स्वीकार कर ली। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में साकला से लेकर पूर्व में पाटलिपुत्र और दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। उन्होंने अग्निमित्र को विदिशा में और संभवतः अन्य पुत्रों को अयोध्या, कौशाम्बी और अहिच्छत्र में तैनात किया। क्या पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर अत्याचार किया था? अधिकांश विद्वानों का मत है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के घोर उत्पीड़क थे। उनके तर्क दिव्यावदान, मंजुश्री मुलकल्प और तारानाथ के बौद्ध धर्म के इतिहास में निहित सामग्री पर आधारित है, लेकिन इन ग्रंथों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग दिव्यावदान और तारानाथ के बौद्ध धर्म के इतिहास में वर्णित पुष्यमित्र और मंजुश्री मुलकल्प में वर्णित गोमी मुख्य से भिन्न है। पुराणों, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम और अयोध्या शिलालेख में पुष्यमित्र शुंग को सर्वत्र सेनानी या सेनापति की उपाधि से संबोधित किया गया है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने कोई शाही उपाधि धारण की हो, बल्कि वे सेनापति या सेनानी के नाम से जाने जाते थे या इसी नाम से जाने जाना पसंद करते थे। यह पुष्यमित्र शुंग की एक महत्वपूर्ण उपाधि थी, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो जाती थी। लेकिन दिव्यावदान, मंजुश्री मुलकल्प और तारानाथ के बौद्ध धर्म के इतिहास में उनका उल्लेख इस उपाधि से नहीं मिलता है। राय चौधरी ने बताया है कि दिव्यावदान के अत्याचारी सम्राट पुष्यमित्र को मौर्य वंश का बताया गया है, जो स्वयं अशोक का वंशज था और मौर्य वंश से संबंधित था। पुष्यमित्र शुंग एक सहिष्णु शासक था। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु सम्राट थे। शुंगों के शासनकाल में निर्मित भराहुत का बौद्ध स्मारक भी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता कि पुष्यमित्र शुंग सहित शुंग वंश के लोग उग्र ब्राह्मणवाद के नेता थे। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध समर्थक मंत्रियों की सेवाएं नहीं छोड़ी और उनके पुत्र के दरबार में बौद्ध पंडित कौशिकी विराजमान थे। शुंग काल के बोध गया के बौद्ध रेल स्तंभ, जिन पर रानियों कुरांगी और नाग देवी के दान का उल्लेख है, यह भी दर्शाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग सहित शुंग वंश के राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पुष्यमित्र शुंग के राज्य में अशोकन काल के कई बौद्ध स्मारक थे, जिन्हें न तो पुष्यमित्र शुंग और न ही उनके उत्तराधिकारियों ने नष्ट किया। अतः यह निष्कर्ष कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर अत्याचार किया ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों के बजाय अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। बुद्ध प्रकाश के अनुसार पुष्यमित्र शुंग की बौद्ध विरोधी गतिविधियों का वर्णन अतिरंजित और बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। वैदिक यज्ञों का पुनरुत्थान और बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना में इस धर्म को शाही संरक्षण मिलने के कारण ही
पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का कट्टर शत्रु चित्रित किया गया। पुष्यमित्र शुंग का अंत बुद्ध प्रकाश के अनुसार इत्र शुंग ने स्वयं उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के पार कोष्ठक नामक क्षेत्र में स्थित यवनों को वश में करने के लिए एक अभियान चलाया, जिस पर दंस्त्र निवासिन का शासन था। इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कृमिशा द्वारा फेंके गए एक पत्थर से कुचलकर हो गई, जिसे डेमेट्रियस द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है। धनदेव के अयोध्या शिलालेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उनके राज्यपालों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और उनके वंशज विदिशा और उसके आसपास के क्षेत्र में एक राज्य से संतुष्ट रहे। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। पुष्यमित्र शुंग एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने विशाल साम्राज्य पर शासन किया और यवनों से युद्ध किया। फिर भी इतिहासकार आमतौर पर उन्हें नकारात्मक रूप में चित्रित करते हैं और उन्हें एक सैन्य साहसी, हत्यारा और सत्ता हथियाने वाला बताते हैं। बृहद्रथ की हत्या किसी गुप्त षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि पूरी सेना की उपस्थिति में एक सैन्य प्रदर्शन के दौरान हुई थी। सेना पुष्यमित्र शुंग के प्रति वफादार रही और संभवतः जनता की भावना भी उनके पक्ष में थी। यदि ऐसा न होता तो वे लगभग 36 वर्षों तक शासन नहीं कर पाते और न ही उनका परिवार 1212 वर्षों तक। एक देशभक्त के रूप में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का वध इसलिए किया क्योंकि वे विदेशी खतरे से साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थे। पुष्यमित्र शुंग वंश के सम्राटों का शासनकाल भारत के इतिहास में, विशेष रूप से मध्य भारत के इतिहास में, एक महत्वपूर्ण युग का प्रतीक है। यवनों के नए आक्रमण, जिन्होंने एक समय पूरे मध्य देश को डुबो देने का खतरा पैदा कर दिया था, पर विराम लगा और सीमावर्ती क्षेत्र के यूनानी राजवंश अपने पूर्ववर्तियों की विवेकपूर्ण नीति पर लौट आए। पुष्यमित्र शुंग के बिना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक एकता शायद खो गई होती, जिसका भारतीय सभ्यता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता। पुष्यमित्र शुंग एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आंदोलन का नेतृत्व किया और कला एवं साहित्य में समानांतर रचनात्मक आंदोलनों को प्रोत्साहित किया, जिन्हें हम शुंग पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। इस काल में भागवत धर्म का महत्व बढ़ा और व्यापक रूप से प्रचलित हुआ, और इसके अनुयायियों में यवन भी शामिल थे। महानतम साहित्यकार पतंजलि इसी काल से संबंधित थे। भरहुत स्थित स्तूप के चारों ओर प्रसिद्ध रेलिंग का निर्माण शुंगों के शासनकाल में ही हुआ था।